चलिए आज हम लोग अफ्रीकन यूनियन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन जरा शीर्षक को देखिए। इसमें जो आप जानेंगे वो क्या होगा? यात्रा। अफ्रीकन यूनियन की निर्माण से लेकर के G20 की सदस्यता तक। इसीलिए आज अफ्रीकन यूनियन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक अफ्रीकन यूनियन में हम नहीं थे, तो वह हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। इंटरनेशनल रिलेशन है सिलेबस, लेकिन उसका नाम है, ओरिजिनल पढ़िए, भारत और विश्व। उसका नाम नहीं है सिलेबस में इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं है, वो है भारत और विश्व, इंडिया एंड वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के जिस घटना से इंडिया प्रभावित होगा वही आपको पढ़ना है। तो अब तक अफ्रीकन यूनियन में क्या हो रहा था वो हम लोग एक आध दो लाइन जान लेते थे, लेकिन अब चूंकि ये G20 में आ गया और ये G21 हो गया, अब हम और वो एक साथ आ गए, तो कई तरह के आपसी कोलैबोरेशन होंगे। इसीलिए अब अफ्रीकन यूनियन हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले आसियान पढ़ते थे, लेकिन जब से भारत आसियान हुआ है तब से हमारे लिए वो और इंपॉर्टेंट हो गया। तो सिलेबस का मतलब समझिएगा, जीएस में कई बार करंट मैगजीन पन्ना भरने के लिए कोई भी संगठन का नाम लिख देता है, लेकिन हकीकत में भारत और विश्व है। हम उसी संगठन को पढ़ेंगे जिसके निर्णय से भारत पर कोई प्रभाव पड़ रहा हो। तो आज हम लोग इसी को शुरू कर रहे हैं। ये एक फोटो है अफ्रीकन यूनियन के उन 55 देश के मेंबरों का, यानी जो उस देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो वो है। अब आइए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि आखिर चर्चा में होने का कारण क्या है? आखिर क्यों अफ्रीकन यूनियन अचानक हमारे लिए, भारत के लिए चर्चा हो गया? तो फोटो मोदी साहब गले लगा दिए। मतलब मोदी साहब गले लगाने का मतलब कि इनको ये वाला कुर्सी खाली है, इस पे बिठाना है। यानी कि भारत के दिल्ली शहर में आयोजित जो 18वीं G20 बैठक था, उसमें अफ्रीका को नहीं मिला है जगह, अफ्रीकी संघ को मिला है। जैसे यूरोपियन यूनियन को मिला था कि भाई उनका जो अध्यक्ष होगा वही आके यहाँ बैठेंगे, तो वैसे जो अफ्रीकन यूनियन के उस समय के अध्यक्ष होंगे वही इसमें आकर के बैठेंगे। तो G20 बैठक में यूरोपीय संघ के समान जो इनको शामिल किया गया, इसीलिए अचानक ये भारत के लिए चर्चा का विषय हो गया। ध्यान दीजिएगा, विश्व के लिए भी ये चर्चा का विषय हो गया। विश्व के चुनिंदा 20 देशों के साथ बैठने का अगर किसी देश को मौका मिले, वो भले यूनियन है, तो बैठने का मतलब कि वो अब उसके, ये कोई सैन्य संगठन नहीं है, ये एक इकोनॉमिक फोरम है, अब वो उसके इकोनॉमी के साथ जुड़ जाएगा। तो कई ऐसे संगठन को लगने लगेगा कि यार हम भी अफ्रीकन यूनियन को अपने यूनियन में शामिल करें, ताकि उधर से जो वो लाभ ले तो उसमें से फिर अपने भी जुड़ करके उससे कोई लाभ लेना चाहे। G20 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि G20 में G7 ऑलरेडी शामिल है, बल्कि G8। तो विकसित देशों के साथ, अफ्रीकन यूनियन के साथ एक बीच में कड़ी है विकासशील देश भारत, बाकी जो भी और विकासशील देश है उनका, ब्राजील भी, जो हम अभी दिए छड़ी अब अध्यक्षता में। तो अब अफ्रीकन यूनियन को दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि हम अगर कोई संवाद विकसित देश के साथ नहीं कर पा रहे थे, कोई ऐसा मुद्दा था, मान लीजिए कि हम कॉलोनियल शिकार रहे उसके, जो विकसित देश है, उपनिवेश रहा मेरे ऊपर अफ्रीका पे, हम अगर उसको कुछ भी कहते हैं, मान लीजिए वो नहीं हमारी बात समझ पा रहा है क्योंकि वो हमसे बहुत विकसित है, तो विकासशील देश जो है उसको हमसे भी बिजनेस करना है और G7 से भी करना है। तो क्यों ना हमारे लिए ये विकासशील देश कड़ी का काम कर देगा। तो अफ्रीकन यूनियन के चर्चा में होने के कारण ये। अब
आपको जानना है, अब यहां से चूंकि ये क्लास है, यूट्यूब पर तो रख ही रहे हैं, सबको फायदा मिले, लेकिन क्लास है इसीलिए थोड़ा धीरे बताएंगे कि आपको लिखना भी है, ये नहीं कि पीपीटी देख के हाथ मोड़ के बैठ गए, ठीक है ना। और नहीं, और उसके बाद सर ग्रुप में डाल दीजिएगा। आप जानते हैं कि विश्वास में ग्रुप रूप में नहीं डाला जाता है, पढ़ना है। तो नहीं तो टेलीग्राम चैनल खोल देते तो कब का 1 लाख हो जाता है। फालतू चीज नहीं डालना है, ये समझना है और नोट करना है। सबसे पहले समझना है कि अफ्रीकन यूनियन रातों रात अस्तित्व में नहीं आया। बैकग्राउंड क्या है? 1958 की बात है, जब 15 से 22 अप्रैल के बीच घाना का अकरा शहर में जितने राष्ट्र अफ्रीका के स्वतंत्र हो चुके थे, क्योंकि कई ऐसे राष्ट्र हैं जिनको 1965 में भी स्वतंत्रता मिला, कोई 70 में भी स्वतंत्र हुआ, ठीक है। तो जो 58 तक स्वतंत्र हो चुका था, वो एक सम्मेलन किया, वो फर्स्ट सम्मेलन था, इसलिए उसका नाम रखा गया फर्स्ट कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब ही होता है सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस। तो पहला लाइन अब क्या लिखेंगे? 15 से 22 अप्रैल 1958 को घाना के अकरा में स्वतंत्र अफ्रीकी राज्यों की प्रथम कांग्रेस का आयोजन किया गया। यहां से इसका इंपॉर्टेंस क्या है? पहली बार जो देश स्वतंत्र हो चुका था अफ्रीका का, वो एक नीड फील किया कि हम कम से कम सम्मेलन तो शुरू करें। तो अफ्रीकी संघ का बीज यहां से दिखाई देता है, और वो है 1958। प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन पूछ देगा यही, अगर इस साल के लिए है इंपॉर्टेंट, कि ये फर्स्ट कांग्रेस ऑफ फ्री अफ्रीकन स्टेट, पहले बता दिए हैं, आज हाथ नहीं, ठीक ना, अनैति नहीं चलाते, हम फिर यूट्यूब पे पढ़ा देते। देखिए 15 से 22 अप्रैल 1950 तक ये क्या है? फर्स्ट कांग्रेस ऑफ फ्री अफ्रीकन स्टेट का एक आयोजन किया गया। उसमें बैठ के चर्चा करते हैं कि भाई क्या होना चाहिए आगे का, हम सब अगर विकास करना चाहते हैं तो। अब आइए दूसरा, अब आपसे प्रश्न ये आएगा, देख लीजिए 15 से 22 अप्रैल हुआ, अब प्रश्न ये आएगा कि आखिर इस बैठक का उद्देश्य क्या था? ये जो स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का प्रथम सम्मेलन हुआ, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य का मतलब? कहा कि हम लोग प्रत्येक साल फ्रीडम मूवमेंट की इच्छा के से जो हमारे देश में चला था, अफ्रीका को स्वतंत्र कराओ, उसके लिए हम एक अफ्रीकन डे मनाएंगे। लाइन बाय लाइन लिखना भी जरूरी नहीं है, आपको मेन क्रक्स जानना है कि इसीलिए अफ्रीका दिवस 25 मई को मनाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अफ्रीकन डे कौन से डेट में होता है, तो 25 मई को होता है, ठीक है। तो ध्यान देना है, इसी को अगर वो चाहे तो परीक्षा में स्टेटमेंट में बना दे, क्वेश्चन कथन कारण में बना दे। पहला तो यही कि स्वतंत्र अफ्रीकी राज्यों के प्रथम कांग्रेस में अफ्रीकी दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था, फर्स्ट प्रपोजल वही समय में था। और उसके बाद तय किया गया कि 25 मई को हम लोग हर साल अफ्रीकन डे मनाएंगे। अब आइए, ये सब का जरूरत नहीं है, क्लास है आपका। अब ये आगे चल करके उनको लगा कि हम जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगे तो सम्मेलन करने से कुछ नहीं होगा। तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकी यूनियन, अब जो है गठन किसका होगा? OAU का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकी यूनियन। ये लोग 25 मई को इकट्ठा होने लगे। अब
तो 25 मई 1963 को ये जो स्वतंत्र अफ्रीकी राज्य थे उनके 32 राज्यों के हेड, 32 स्टेट, ऐसे समझना है 1963 तक स्वतंत्र हो चुके थे अफ्रीका के। तो वो लोग मिल करके इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में ये तय किया कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकी यूनिटी का चार्टर जो है पर हस्ताक्षर करें। चार्टर का मतलब ये होता है कि उसमें सब लिखा होता है कि संगठन का नाम क्या होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहते हैं संगठन कैसा होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन के काम क्या क्या होंगे, उसको कहते हैं चार्टर। तो क्या देख रहे हैं, आपसे अगर प्रश्न पूछे कि OAU के पहले चार्टर पर हस्ताक्षर कब किया गया या किस साल किया गया, 25 मई, तो ऐसे भी दिमाग में रखना है कि यह काम अफ्रीकी दिवस के दिन होगा, तो 1963 में। मान लीजिए अगला क्वेश्चन ये पूछे कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकी यूनिटी के चार्टर पर जो लोग हस्ताक्षर किए वो किस देश में ये यूनिटी का ऑर्गेनाइजेशन किया आयोजन किया गया था 63 में, तो हम कहेंगे इथोपिया में किया गया था। ठीक है, जगह कौन सा था, तो अदिस अबाबा था। ये स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का सम्मेलन करते करते अब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में आए जिसका नाम पड़ा द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकी यूनिटी। क्लियर हो गया ये बात। अभी अफ्रीकन यूनियन का हम लोग यात्रा तय कर रहे हैं, अभी तो अफ्रीकन यूनियन बनना है। अब कहता है कि OAU जो बनाया गया था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपके सामने अफ्रीका का नक्शा है तो हर एक एरिया में अलग अलग यूरोपियन देशों का कॉलोनी था। जैसे मान लीजिए ये दक्षिण अफ्रीका है, तो दक्षिण अफ्रीका में जो है ब्रिटेन का कॉलोनी था। तो ये अलग अलग समस्याओं से जूझ रहा है, ये समझिएगा। तो OAU को सबसे पहले क्या करना होगा कि अफ्रीकी राज्यों में आपस में एकता हो। उसका रीजन क्या है समझिएगा। मान लीजिए ये एक यूरोपीय कंट्री अपनी सुविधा के लिए जहां तक जीत पाया था ऐसे बाउंड्री बना दिया, लेकिन हकीकत में हम जानते हैं कि अफ्रीका में ट्राइबल रहते हैं। अगर ये मान लीजिए यहां तक चला गया और यहां इसी देश का कोई ट्राइबल रह रहा होगा तो वो चाहेगा कि हम इस देश में चले जाएं। इसको लेकर के दोनों देशों के बीच क्या होगा, हमेशा संघर्ष की स्थिति होगी। नाइजर और नाइजीरिया दो है, उसी में कई बार आपस में संघर्ष हो सकता है क्योंकि दोनों के जो हैं ये, लेकिन ज्यादातर पूर्वी अफ्रीकी राज्यों में होगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो ये कम्युनिटी जो है ये सोच रहा है यूनिटी कि अफ्रीकी राज्यों के बीच में एकता कैसे स्थापित हो उसको हम बढ़ावा दें। दूसरा क्या है, तो बेहतर जीवन। हम अगर मान लीजिए कि अभी तक पानी जो पी रहे थे अब वो पानी स्वच्छ नहीं था अफ्रीका में, तो उसको कैसे हम स्वच्छ पानी लोगों तक पहुंचाएं। हो सकता है कि अफ्रीका में लोग, जैसे हम 1.5-2 किलोमीटर जाके पानी लेके आते थे, वो लोग पानी लेके आ रहा हो, तो उसको कैसे हम बेहतर करें। तो अफ्रीकी लोगों के लिए बेहतर जीवन प्राप्त करने के लिए जो सहयोग हो और प्रयास, उसमें कोऑर्डिनेशन। क्यों, क्योंकि कुछ देश का जीवन बेहतर होगा, कुछ देश का जीवन उतना बेहतर नहीं होगा। जैसे लाइफ स्टाइल, ये आप देख रहे हैं, ये है इजिप्ट। इजिप्ट के लोगों का जो जीवन होगा, हो सकता है कि वो जीवन यहां रहने वाले युगांडा के लोगों का नहीं हो। इजिप्ट में ही जो अलकैरो में रहता हो उसका जो लाइफ स्टाइल होगा और जो रेगिस्तान में रहता हो उसके लाइफ स्टाइल में अंतर हो। तो
हर देश एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, सब सामूहिक प्रयास अगर करेंगे, तब जाकर के जो है हम इसको कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, हम बार बार कहते हैं ना कि ज्योग्राफी जानना बहुत जरूरी है। अब ये देख लीजिए, यही है विक्टोरिया लेक, ठीक है। अभी देखिए आपको एक नक्शा दिखाते हैं, कैसे अफ्रीकी लोगों में सहायता, ये जो है आपसी कोऑर्डिनेशन। अब इस लेक से समझिएगा, ये नाइल रिवर जो है ये ऐसे निकल करके यहां गिरती, ठीक है। एगो यहां से ब्लू नाइल निकल करके इसमें ऐसे आके मिलती है। अभी बताइए तो ये एक रिवर कितने कंट्री को टच किया है? ये पुराना नक्शा है, आज सूडान दो भाग में बट चुका है, सूडान और साउथ सूडान। अब ये समझिए कि नाइल के पानी का अगर उपयोग करना हो तो ये भारत तो है नहीं कि ये सब स्टेट है यूनियन का, कि सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा लीजिए कावेरी नदी के लिए, या नर्मदा नदी में कोई डिस्ट्रीब्यूट है तो नर्मदा वाटर डिस्प्यूट हम बना देते हैं प्राधिकरण। ये तो सब स्वतंत्र देश है, लड़ जाएगा, सैनिक उपयोग कर सकता है। मान लीजिए कि अगर यहीं पर ये देश अपना बांध बनाने लगा तो कौन सा, क्या कहते हैं, कोर्ट है जो इसको रोक दे? ऑप्शन एक के है कि ये जो है सेना उना लेके आ जाए। तो अफ्रीका में ऐसे कई संसाधन हैं जो सामूहिक है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जो है फैला हुआ है। तो अगर वहां पर ये लोग सामूहिक जो है आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएगा तो क्या होगा? डेवलपमेंट का स्तर जो पाना चाहता है वो नहीं पा पाएगा। अब समझ में आ गया? अब आइए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका से सभी प्रकार के उपनिवेश का उन्मूलन करना है। कॉलोनी केवल वही नहीं है कि आप घोड़ा पर चढ़ के आए, आप भारत को कब्जा कर लिए। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां एक टॉपिक ही है जिसका नाम है कॉलोनी और न्यू कॉलोनी, उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद। आज किसी देश पर कब्जा करने का जरूरत नहीं है। अगर आप बाहरी तरीके से उसके रिसोर्स को भी अगर अपने कब्जे में ले लेते हैं तो वो आपका कॉलोनी बन के रह जाएगा, अगर आपके ऊपर वो आश्रित हो जाए तो क्या देख रहे हैं? सभी प्रकार के कॉलोनी को एबॉलिश करना अफ्रीका में, ठीक है ना। माने कॉलोनी के जितने भी टाइप्स हो सकते हैं, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, सैन्य, सबको जो है हम लोग अफ्रीका से खत्म कर देंगे। उसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र का जो यूएन का जो चार्टर है, ह्यूमन राइट्स का जो घोषणा पत्र है, अफ्रीकन देश से ज्यादा उसका सम्मान कोई कैसे कर सकता है? क्योंकि सबसे ज्यादा उल्लंघन तो वही हुआ है। तो वो क्या कह रहा है कि हम उसका उचित सम्मान करेंगे और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देंगे, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ ओरिजिनली रेटिफाइंग मेंबर, यही वो 32 देश हैं जो मिल करके क्या कहते हैं ओएयू बनाए थे। चित्र देखिए, आप जरा सोचिएगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ाया जाता है तो मैक्सिमम जो है दिल्ली, बंबई, ढाका, जहां जहां यूपीएससी की तैयारी होता है, कहेगा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ के क्या करोगे, दो ही तो प्रश्न आता है, लून तीसरा आ गया ना। कि अगर आपको ये पता ही नहीं है इसमें कि कौन घाना है, कौन नाइजर है, कौन नाइजीरिया है, कौन माली है, तो आप क्या समझिएगा? तो 32 कंट्री कौन हुए जो ओरिजिनली यहां गए थे? अब आइए, एडमिटेड ड्यूरिंग 60, ये पीला वाला जो देश है, ठीक ना, ये पीला वाला देश इस सोमालिया है। तो पीला वाला देश 1960s में जुड़ा है, जो इस तरह का कंट्री है ये 1970s में जुड़ा है। 90s में आकर के क्या देख रहे हैं, ये जो है, मतलब समझना है साउथ अफ्रीका सबसे बाद में जुड़ा है। ये है साउथ अफ्रीका। आई जो पीला वाला है ना 60, इस साउथ अफ्रीका के अंदर एगो देश है लोसोथो,
वो छोटा वाला देश पहले जुड़ गया, देख रहे हैं। और ये जो है ये है मोरक्को, जहां अभी भूकंप आया है, वो विड्रॉ कर लिया था ओएयू से अपने को, कारण कि ये अपने को यूरोपियन समझता है, हम वहां सटे हुए हैं ना, तो उधर वाला हवा उवा आता होगा तो वो अपने को यही समझता है, समझ गए। तो ओएयू के अगला उद्देश्य जो है ये उद्देश्य था, ठीक। अब ओएयू इन उद्देश्यों को लेकर के आगे बढ़ेगा और अबुजा में एक जो है संधि पर ये लोग हस्ताक्षर करेगा। तो अब जाने अबुजा संधि क्या है, ठीक ना। कौन कंट्री है, नाइजीरिया, ठीक ना, में अबुजा शहर। तो अब देखिए, देखो तो नाइजीरिया में लागोस भी है, क्या है वो, बंदरगाह है कि नहीं है। अरे समुद्र किनारे है कि नहीं है, तो समुद्र किनारे है तो बंदरगाह है, देख रहे हैं ना। हमको तो नहीं दिख रहा है कि यहाँ से कि आपके वहां पर क्या है। देखिए 3 जून 1991 को अबुजा ट्रीटी को अपनाया गया और 1994 में इसको जो है लागू किया गया। देखिए प्रोटोकॉल ऑफ द ट्रीटी इस्टेब्लिशिंग द अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी रिलेटिंग टू द पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट। माने ये संधि से क्या हुआ, देखिए पहले सम्मेलन किया, उसके बाद एक कम्युनिटी बनाया, संगठन बनाया ओएयू, ठीक है, यूनिटी। अब एक अफ्रीकी आर्थिक समुदाय, अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी। चलिए हम सब पॉलिटिकली नहीं जुड़ सकते हैं, इकोनॉमिकली तो जुड़ सकते हैं, ठीक ना। अगर दक्षिण अफ्रीका को, एकदम दूर दूर सोचिएगा कि अगर दक्षिण अफ्रीका को इजिप्ट के साथ व्यापार करना है, किस चीज का व्यापार करना है वो नूजर बताएगी, कबूतर का। तो मान लीजिए व्यापार करना है, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका का सबसे निचला जो शहर है वो है केप टाउन। और इजिप्ट का सबसे ऊपर वाला शहर है वो है काहिरा, अल कैरो। तो एगो अगर रेल लाइन बन जाए केप से लेकर के अल कैरो तक, तो बीच में अफ्रीका का जितना कंट्री आता है वो पॉलिटिकली नहीं डैमेज करे, उसको अपने यहाँ बनने दे। क्योंकि रेल के बनने से, आज देख रहे हैं G20 में शिप रेल कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, तो उसके बनने से सब देश को लाभ मिलने वाला है, कौन सा, इकोनॉमिक। तो उसी तरह का हम लोगों को एक अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाना है, एक संगठन बनाना है, ठीक है। अब आइए इसका लक्ष्य क्या क्या है। सबसे पहला लक्ष्य तो फ्री ट्रेड एरिया का स्थापना करना, फ्री ट्रेड जोन जिसको कहते हैं वो बनाइए, मुक्त व्यापार क्षेत्र। दूसरा सीमा शुल्क संघ की स्थापना, ये क्या है, तो देखिए इतिहास पढ़ने वाला लड़का कैसे अतिरिक्त लाभ की स्थिति में होता है। जर्मनी के एकीकरण के समय एक सोल्वेरीन संघ की स्थापना की गई थी, जब जर्मनी का यूनियन किया गया। जर्मनी 500 राष्ट्रों में बटा हुआ था, जब उसको एक करने की बात आई तो उसमें बिस्मार्क तो बाद में आया, पहले एक सोल्वेरीन संघ। सोल्वेरीन संघ का काम था कि भाई ये जो 500 कंट्री हम पार करेंगे, हर बार जो हमको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, तो ये समझिए कि वो माल यहां से लेकर के वहां तक बिकने में कितनी बार ड्यूटी देना पड़ेगा। भारत को सोल्वेरीन संघ बनाने में देर नहीं लगेगा, क्योंकि भारत की प्राचीन संस्कृति पहले से उस चीज को समझती है। जैसे राजपूत काल में जैसे छोटे छोटे राज्य थे, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचने में क्या करना होगा, बीच में टैक्स भरना होगा। अगर गुजरात को लें तो जामनगर से कोई आदमी पालनपुर में अपना माल बेचना चाहेगा
तो उस समय कितने राज्यों से होके गुजरना पड़ेगा। पता चला कि उसका सामान था 100 रुपया का और टैक्स भर दिया 300 रुपया, 400 मुंह कटोरा बिकबे नहीं करेगा। तो उसी तरह जर्मनी में 500 राज्य था, एक से दूसरे में जाने पर टैक्स बदल जाता था। तो लोग कहा कि काम करो, आपस में हम सब बैठ के बंटवारा कर लेंगे कि अगर 100 रुपया टैक्स हुआ, 4 राज्य से गुजरा, तो उसमें से हम सबों का कितना होगा। लेकिन व्यापारी को एक ही टैक्स भरना पड़े। जैसे आप उसी का अगला रूप यहां पर देखें, जीएसटी, 1 इंडिया 1 टैक्स। ठीक है, तो सीमा शुल्क संघ की स्थापना, पूरे अफ्रीका के लिए एक ही कस्टम यूनियन की स्थापना की जाए। वो व्यक्ति, कोई भी आदमी अगर एक बार एक देश से दूसरे देश में जा रहा है माल लेकर के, तो उस यूनियन में एक बार टैक्स भर देगा। आपस में देश लोग जो है कर लेंगे बंटवारा, लेकिन उससे क्या होगा, व्यापार सुगमता हो जाएगा। अगला, एकल बाजार की स्थापना। ये क्या है सो समझिएगा। हर देश, मान लीजिए अपने यहां बाजार में माल को बेचने के लिए कोई टैक्स ज्यादा कर देगा, कोई कम कर देगा। आज जीएसटी के आने का एक फायदा यही है, नहीं तो पहले हमारे बिहार में लोग झारखंड का गाड़ी खरीद के ले आता था बिहार, जब झारखंड स्टेट बना। उसके पहले बंगाल से गाड़ी ले आता था, गाड़ी नंबर एकदम बंगाले का रहेगा, कार है क्या दिक्कत है, अब बिहार में ले घुमा रहे हैं। झारखंड का नंबर है, बिहार में घुमा रहे हैं। जीएसटी के पहले सेल टैक्स जो है हर राज्य अपना अपना तय करेगा, तो उसमें बिहार में सेल टैक्स 1% ज्यादा था। आदमी क्या करता था कि चलो ना, हमको क्या दिक्कत है, बंगाली से खरीद लेते हैं गाड़ी। लेकिन आज अब जीएसटी के आने के बाद आदमी बंगाल काहे जाएगा, वहां भी वही देना है। अगर जीएसटी कार पर 18% लागू कर दिया जाए, तो 9% स्टेट का होगा, 9% केंद्र का होगा। तो आप अब बंगाल में खरीदिए कि बिहार में खरीदिए, क्या फर्क पड़ेगा। एकल बाजार इसी को कहते हैं कि कहीं भी सामान के कीमत में ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। और फिर बताते हैं, जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हैं वो एनसीईआरटी, 100% तो मुश्किल है, क्योंकि खाली टैक्स से अगर कहीं डिमांड बढ़ गया तो वो अपने आप उत्पादन शुल्क बढ़ा देगा, वो एक अलग मुद्दा है। अब आइए, केंद्रीय बैंक की स्थापना, माने इथोपियन बैंक, साउथ अफ्रीकन बैंक के जगह पर एक अफ्रीकन बैंक की स्थापना हो। वहां सब थोड़ा थोड़ा पूंजी लगा देते हैं। अगर किसी देश को अपना विकास करने में दिक्कत है, तो उस बैंक से वो पैसा ले लेगा लोन के रूप में, और फिर उसको चुका देगा। तो एक केंद्रीय बैंक। और जिस तरह से यूरो एक हो गया मुद्रा, तो वैसे ही इनका उद्देश्य था अफ्रीकी आर्थिक समुदाय का कि हम एक करेंसी देश इस पूरे कॉन्टिनेंट में लागू करें। अब कोई दिक्कत, चलिए आगे। अब अफ्रीकी समुदाय की स्थापना, अफ्रीकन कम्युनिटी की जो आप स्थापना करेंगे, ये इतना इतना बात लेकर के कि रातों रात नहीं हो सकता है। तो उसके लिए स्टेज बनाया गया, 7 स्टेज में ये कम्युनिटी पूरा होगा। होते गया स्टेज, पहले ये लोग तय किया 1999 तक हमको क्या करना है। कहता है कि उन क्षेत्रों में क्षेत्रीय ब्लॉक का निर्माण जहां अभी यह मौजूद नहीं है, मतलब ओएयू में जो नहीं शामिल है, उनको 99 तक तो सबको शामिल कर लेना है। रीजनल ब्लॉक बनाना उन क्षेत्रों में जहां पर कि अभी ये अफ्रीकन ब्लॉक नहीं है। ये हुआ इंटरनल, और अभी एक्सटर्नल। इसी के तहत बाहरी ब्लॉक में भी घुसेंगे G20 में, लेकिन वो अपने हाथ में नहीं है। तो यहां इंटरनल सोचना है कि अगर इथोपिया में है, अब मान लीजिए युगांडा में नहीं है, तो युगांडा 99 तक अफ्रीकन कम्युनिटी बन जाए का मेंबर ओएयू का, ये जो है हम प्रयास करेंगे।
2007 तक क्या करना था, इंट्रा रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इंटर रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इंटर और इंट्रा दोनों, यानी अफ्रीका के अंदर रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी बनाना है, अफ्रीका के बाहर भी, इंटर एंड इंट्रा, ठीक है। 2007 तक जो है इसका गठन करना है। अंतरा क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग भी हो, अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका के बाहर, और अंतर क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग भी हो अफ्रीका के अंदर, यानी जो विभिन्न देश हैं, घाना, माली, नाइजर, नाइजीरिया, इथोपिया, ठीक है ना, युगांडा, बुरुंडी, रवांडा, सोमालिया, ठीक है ना, घाना, जितना भी है 55 बोल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सबके बीच में भी आपसी कोऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक क्षेत्रीय ब्लॉक में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र और सीमा शुल्क संघ की स्थापना। रीजनल ब्लॉक जो बनाएंगे, रीजनल ब्लॉक का मतलब हुआ कि 4-5 देश को मिला करके, जैसे ऊपर में मान लीजिए इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया है, तो उसको मिला के एक रीजनल ब्लॉक बना देंगे, ठीक है। देखिए तो नीचे दक्षिण अफ्रीका के ऊपर कौन सा कंट्री है, नामीबिया, और उसके बगल में क्या है, बोत्सवाना, कालाहारी मरुस्थल है, और वहीं एगो जिम्बाब्वे भी होगा। तो इसको मिला करके एक रीजनल ब्लॉक बना देते हैं, और वहां एक फ्री ट्रेड एरिया हो, और वहां पर एक जो है कस्टम ड्यूटी यूनियन की स्थापना की जाए। ये 2021 तक का इनका प्लान था। ये सब पूरा होते जा रहा है, ठीक ना, यहां तक ये लोग कर चुका है। अब आइए 23 में, इसी साल ये पूरा किया है। अब क्षेत्रीय ने, मतलब रातों रात कैसे पूरा यूनियन के लिए एक बना दीजिएगा, अब है कॉन्टिनेंटल कस्टम ड्यूटी यूनियन, ठीक ना। अब पूरे महाद्वीप के लिए एक ही कस्टम ड्यूटी संघ बनाएंगे, यूनियन बनाएंगे, ठीक ना। यानी हर देश अपने यहां एंट्री पर एक समान कस्टम ड्यूटी लागू करेगा, आगे पीछे नहीं करेगा, ठीक है। ये जो है 2023 तक था। अब आइए 2025, 2 साल के अंदर ये लोग कॉमन बाजार बना लेगा। ये जो यहां रखा है एकल बाजार की स्थापना, 2025 तक कॉन्टिनेंटल अफ्रीकन कॉमन मार्केट को ये लोग जो है बनाने की स्थिति में आ जाएगा। और उसके बाद 2028 में कॉन्टिनेंटल इकोनॉमिक एंड फिजिकल यूनियन। देखिए 2028 में क्या बना लेगा, कॉन्टिनेंटल इकोनॉमिक एंड फिजिकल यूनियन और एक पार्लियामेंट। 2028 तक ये लोग अफ्रीकन पार्लियामेंट जो है उसका स्थापना कर लेगा यूरोपियन यूनियन के समान। और 35 में रखा है कि सब कुछ पूरा कर लेना है, जो भी बचा हुआ होगा उस कामों में सबको कंप्लीट करके 2035 में हम अफ्रीकी यूनियन का सारा जो सपना है वो हम पूरा कर लेंगे। अब आइए, ये क्या था, अबुजा संधि, उसमें इतनी बात ये लोग तय किया था, ठीक है। अब देखें सिरते घोषणा में क्या हुआ। अभी तक ओएयू ही चल रहा है, अभी तक अफ्रीकन यूनियन नहीं बना है, ध्यान रखिएगा। अब है सिरते घोषणा। लीबिया में सिरते शहर आपको मिलेगा। तो सिरते घोषणा 9 सितंबर 1999 को लीबिया के सिरते में ओएयू का एक सेशन आयोजित किया गया। 9 सितंबर 1999 को लीबिया के सिरते शहर में ओएयू का एक सेशन आयोजित किया गया, ठीक है।
जिसमें क्या हुआ, तो जितने राष्ट्राध्यक्ष आए थे एक कॉमन संकल्प पारित किया है, जैसे दिल्ली घोषणा पत्र भी G20 में कहेंगे, वो तभी हो पाता है जब उसके सभी देश राष्ट्राध्यक्ष सहमत हों। तो वैसे ही सिरते घोषणा में सारे राष्ट्राध्यक्ष सहमत थे, उसके हेड, तो उन्होंने एक इस संकल्प पर जो है हस्ताक्षर किया है। इसके बाद इसी तरह आपको अगला सैटरडे G20 वाला पढ़ा देंगे जो अभी हुआ है पूरा। हो गया। अब उस घोषणा में क्या क्या था, तो सिरते घोषणा में ही सबसे पहली बार कहा गया कि अब हम अफ्रीकन यूनियन की स्थापना करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अफ्रीकन यूनियन। आज बताने में मैंने हम थोड़ा सा जो इंग्लिश वाला रखना था रखे थे, लेकिन जहां जहां लगा जो हमको बोलना पड़ा दोबारा, तो अगले वाला क्लास में वहां भी जैसे सिरते घोषणा है तो यहाँ पर ये जो है अंग्रेजी होना चाहिए, वो भी कर देंगे। चलिए अब क्या हुआ, अफ्रीकन यूनियन की स्थापना। आपको प्रश्न यही आएगा कि घोषणा कहां हुई थी, अबुजा में, आकरा में, सिरते में, देख रहे हैं, ये प्रश्न यहां से आया। अब कहता है दूसरा बिंदु क्या था, पहला तो ठीक है, अब आप अफ्रीकन यूनियन बनने जा रहे हैं। अबुजा संधि जो है उसके जो प्रावधान हैं उसके कार्यान्वयन में तीव्रता लाने के लिए एक अफ्रीकी कम्युनिटी, एक अफ्रीकन सेंट्रल बैंक, एक अफ्रीकी मौद्रिक संघ और एक अफ्रीकी न्यायालय और एक पैन अफ्रीकी संघ की स्थापना 2000 में कर लेंगे। सिरते में देख लीजिए, उसके सामने स्पीड ले आया, कह रहा है कि 2000 तक हम अफ्रीकी कम्युनिटी बना लेंगे, अफ्रीकी सेंट्रल बैंक बना लेंगे, अफ्रीकन क्या कहते हैं, एक मिनट, मुद्रा का बड़ा अच्छा शब्द आता है वो हाँ हाँ, अफ्रीकन करेंसी यूनियन बना लेंगे और अफ्रीका में अफ्रीकन कोर्ट बना लेंगे और एक पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट बना लेंगे। अब सुनिएगा, आप कोई भी संगठन बनाने बैठेंगे तो सबसे पहले क्या चाहिए, तो एक चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या कहा गया, अफ्रीकी यूनियन का एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अधिनियम तैयार करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट तैयार करें जो कि 31 दिसंबर 2000 तक हम लोग इसको अनुमोदित कर सकें। सिरते घोषणा में कहा गया कि एक ऐसा अफ्रीकन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट तैयार किया जाए जिसको कि 31 दिसंबर 2000 तक जो है हम लोग एक्सेप्ट कर सकें, अनुमोदित कर सकें। अब आगे बढ़ते हैं। अब इतना के बाद आया अफ्रीकन यूनियन। अब आपके दिमाग में ये सेट हो गया होगा कि 58 से जो यात्रा चला था वो 99 में जाकर के जब घोषणा हुआ सिरते में, तब जाकर के अफ्रीकन यूनियन बनने का बात हुआ। सबसे पहले अफ्रीकन यूनियन में अब हम आ रहे हैं सामान्य परिचय। सामान्य परिचय क्या है, तो सबसे पहला बात यह है कि सिरते घोषणा में रातों रात तो नहीं हो गया होगा ना कि नहीं नहीं अब हम लोग अफ्रीकन यूनियन बना लें। तो प्रश्न जिस तरह से हिस्ट्री में आता है कि कांग्रेस को बनाने का विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया था, वैसे ही अफ्रीकन यूनियन बनाने का विचार 90s के मध्य में लीबिया का जो था मुअम्मर अल गद्दाफी, उसके दिमाग में आया था। इसको अच्छा आदमी नहीं समझिएगा, ये तानाशाह था और तानाशाह का जो जो हश्र हुआ है इतिहास में वही इसका भी हुआ, कुछ नया नहीं हुआ इसका भी।
सो अंत में रोड के नीचे पुल में छुपना पड़ा, उसमें से निकाल के जो है पब्लिक, जिसको कहते हैं कि गुजराती में मेथी पाक, मैंने उसके माध्यम से इसकी हत्या हो गई। तो दरअसल ये पहले था कर्नल गद्दाफी, सैनिक तख्ता पलटता है। ये क्यों कहानी बता रहे हैं? अफ्रीकन यूनियन के चैलेंजेस जब अभी पढ़ेंगे, पहला यही है कि वहां कब किस देश में जो है सैन्य तख्ता पलट हो जाए और सरकार सेना के हाथ में चला जाए, कहना मुश्किल है। आप बताइए, सेना का एक आदमी ड्रेस पहन के आके अफ्रीकन यूनियन में अगर बैठ जाए पार्लियामेंट में और कहे कि हम अपने देश का अब हम ही करेंगे सब कुछ हिसाब किताब, तो कैसा होगा? उसके लिए सबसे पहले डेमोक्रेसी रहना चाहिए। तो कर्नल था ये गद्दाफी, और सब कुछ जो है इधर उधर करके सत्ता में आ गया। ऐसा लगता है कि शायद ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ा था, क्योंकि मौर्य प्रशासन में आपको पढ़ाए हुए हैं कि वो लोग महिला अंगरक्षक रखता थे। तो कर्नल गद्दाफी के भी चारों ओर जो है उसमें देश नहीं था बैरियर, किसी भी देश की हो सकती है वो महिला। तो कर्नल गद्दाफी के अंगरक्षक में महिला अंगरक्षक हुआ करता था। और क्या कहते हैं, जिस दिन बेचारे का मौत हुआ, आप अगर वो दिन देखते तो सद्दाम बेचारा खुश होता कि चलो हम उससे अच्छा स्थिति में मरे थे, मैंने सद्दाम हुसैन। तो कुछ का नाम है, हिटलर हो गया, ये गद्दाफी हो गया, ये सब उसी टाइप का चीज था। लेकिन चलिए, अभी तो पॉजिटिव होक पढ़िए, अफ्रीकन यूनियन बनाया है। सिरते घोषणा पत्र के द्वारा 9 सितंबर 1999 को अफ्रीकन यूनियन के स्थापना का घोषणा किया गया। अब आइए, 2000 ईस्वी में टोगो शहर है, देख लीजिए अफ्रीका में, देखिएगा कोना में कोई छोटा सा शहर देश होगा। नक्शा पर कमांड बहुत जरूरी है। कौन सा देश के बीच में है? क्या? घाना और, हाँ देखते हैं ना, इतना छोटा सा एक बेचारा अपना नाम नहीं ढूंढ पा रहा है, तिरछा करके लिखना पड़ा, तुम लंबाई में आओगे, सीधा हम नहीं आओगे। तो टोगो का लोमे शहर में एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें अफ्रीकी संघ का संवैधानिक अधिनियम बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है एक्ट तैयार किया गया। और 9 जुलाई 2002 को अफ्रीकी संघ शुरू, ठीक है ना, इसको अपना लिए। लेकिन शुरू करने के कि आज से अफ्रीकन यूनियन शुरू होता है, वो है 9 जुलाई 2002, ठीक है। अब इसका ये वाक्य क्या है? तो एक संयुक्त और मजबूत अफ्रीका, वन ज्वाइंट और जो है पावरफुल अफ्रीका, यही चाह रहा है। ये है इसका ज्वाइंट, यानी कोई एक देश नहीं मजबूत हो जाए, मजबूत अफ्रीका चाह रहा है, लेकिन ज्वाइंटली चाह रहा है। तो क्या होगा, इससे हर देश को लगेगा कि अफ्रीका महाद्वीप में मजबूती में ऐसा नहीं हो रहा है कि दो देश बहुत मजबूत हो जा रहा है और हम सब वहीं रह जा रहे हैं। आज इसमें 55 देश है और 9 पर्यवेक्षक कंट्री, सुपरविजन करने वाला कंट्री बुलाते हैं। एक तरह से समझना है गेस्ट टाइप का, ठीक है ना। तो सुपरवाइजर स्टेट 9 है, अब 50 जो है इसका मेंबर है। क्लियर हो गया? क्या छूटा? तो ये जो है 55 देश। अब आइए, इसका पहला सम्मेलन अफ्रीकन यूनियन का फर्स्ट समिट 9 जुलाई 2002 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में किया गया था। अफ्रीकन यूनियन का पहला समिट जो है वो दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में किया गया था। ये देखिए, वहां 1.5 रुपया का एगो सिक्का जो है,
ये स्टैम्प पेपर जारी किया गया था। और जाहिर है सारे सम्मेलन का हमको अध्यक्ष याद नहीं रखना है, तो जो पहला सम्मेलन हुआ था ये दक्षिण अफ्रीका के उसमें राष्ट्रपति थे थाबो मबेकी। तो थाबो मबेकी जो है वो इस अफ्रीकन यूनियन के फर्स्ट समिट के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन कितना माने मजेदार होता है, लेकिन उसके पीछे कितना इतिहास और भूगोल सब पता होना चाहिए। अब आइए, एक ही बार में 55 के 55 देश नहीं आ गए। ये देखिए 9 जुलाई 2011 को यहां है, ये देखिए ये साउथ सूडान को जो है अफ्रीकन यूनियन में शामिल किया गया है। यहां देखिए ये जो अभी आपको बता रहे थे नाइल रिवर, देखिए यहां तंजानिया से निकला, युगांडा, साउथ सूडान, सूडान, इजिप्ट होते हुए चला गया मेडिटेरियन सी में। तो 9 जुलाई 2011 को दक्षिण सूडान को अफ्रीकी संघ में क्यों प्रवेश दिया गया, उसका कारण समझिएगा कि पहले ये दोनों एक कंट्री था सूडान, वो आपस में भाई अलग हो गया, तो नया वाला को तो देना पड़ेगा ना, इसलिए साउथ सूडान को 11 में प्रवेश दिए। 29 जुलाई 2015 जो है वो अफ्रीकन यूनियन के लिए बहुत ही यादगार होगा, क्योंकि अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट पहली बार उसके सेशन में बोलने के लिए आया, बराक ओबामा। आप जानते ही हैं कि इतना प्रभावशाली प्रेसिडेंट बराक ओबामा के पहले हो सकता है, लेकिन बराक ओबामा के बाद कोई इतना लोकप्रिय नहीं हो पाया। संबंध खराब नहीं हो जाना चाहिए उस देश के साथ, इसलिए ऐसा नहीं बोलेंगे। और नहीं तो आपको ट्रम्प वाला तो मालूम है गुल्ली खेलता है, वो बोलता ऐसे है बोलते समय, अरे गुल्ली थोड़े खेलना है, बराक ओबामा सीखो कैसे बोलना है। तो क्या देख रहे हैं, 29 जुलाई 2015 को अफ्रीकन यूनियन का अदिस अबाबा सम्मेलन में बराक ओबामा यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जो इसको क्या कहते हैं संबोधित किए, ठीक ना। तो ये 2015 का साल इनके लिए इंपॉर्टेंट रहा। ध्यान देना है G20 में रातों रात नहीं आएगा, 2 लोगों का पुश एंड पुश होना चाहिए, एक G7 का मुखिया और एक G20 का मुखिया। G20 में विकासशील देशों का जो मैं सबसे लोकप्रिय आदमी हूं देश, तो G7 में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, अमेरिका। देखिए 15 में आया है, यानी कि एक तरह से अमेरिका इस बात को लेकर अब सहमत है कि नहीं, अफ्रीकन यूनियन एक संघ है, उसको हम मान्यता देते हैं। अब आइए 31 जनवरी 2017 को ये है मोरक्को, इसका अफ्रीकी संघ में प्रवेश हुआ। कारण कि आप पढ़ चुके हैं कि OAU से ये अलग हो गया था मोरक्को, ठीक है। तो 2017 में मोरक्को अफ्रीकी संघ में प्रवेश किया। आज आपको दिखाएंगे अभी कि पॉलिटिकल साइंस मेहनत भी कैसे मांगता है, और उसके बाद अगर स्मार्ट करना है काम तो बस खाली थोड़ा थोड़ा नीचे बदलता है, बाकी वो फिक्स ही रहता है। अब ये थोड़े बदल जाएगा कि 2020 में आया था ये। लास्ट जो अभी पढ़ेंगे अफ्रीकी संघ का, वही अगला साल कुछ नया बदलेगा, कोई घोषणा आ गया तो। अफ्रीकी संघ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अरबी, फ्रेंच, पुर्तगीज, स्पेनिश और स्वाहिली। जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, खास करके पहले वाला पुराना NCERT जो था, उसमें जब आप अफ्रीका पढ़ते थे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो वहां ये पढ़ते थे कि अफ्रीका की कनेक्टिंग लैंग्वेज जो है वो है स्वाहिली। कनेक्टिंग लैंग्वेज का मतलब है कि आप उस भाषा को बोलते हैं या नहीं, लेकिन उससे 2 व्यक्ति के बीच कनेक्ट हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे को उस भाषा में समझ सकता है। तो
स्वाहिली अफ्रीका में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है और ये एक तरह का कनेक्टिंग लैंग्वेज। अब आइए, अब एकदम लास्ट आ गए कि 23 में भारत के दिल्ली शहर में जो G20 का आयोजन हुआ, उसमें अफ्रीकी संघ को यूरोपीय संघ के समान सदस्यता दिया गया। ये हुआ यात्रा, हेडिंग क्या डाले थे, यात्रा OAU से अफ्रीकी संघ तक। वहां OAU नहीं डाले, लेकिन यात्रा अफ्रीकी संघ के से G20 तक का। तो अब ये देखना है, अब जो आगे पढ़ेंगे, कि इसका मतलब क्या होता है। यही है इंटरनेशनल रिलेशन। समझ गए कि ठीक है, शामिल किए हैं तो शामिल किए हैं तो कहते आइए बैठ जाइए कुर्सी पे, गला लगा कुर्सी बिठा रहे हैं। इसका मतलब समझना है कि अफ्रीका के अंदर अगर हम किसी देश के साथ नहीं मैनेज कर पा रहे होंगे तो उस समय कम से कम ये आदमी हमारे लिए चैन की भूमिका निभाएगा। समझ गए कि नहीं, मोदी के साथ हम गला लगे थे। मोदी का मतलब व्यक्ति नहीं, भारत के साथ जो है, भारत का PM हमको गले लगा करके वार्म वेलकम किया है G20 में आने का। तो चलिए अब वही सब देखेंगे आगे। तो यात्रा पूरा हो गया G20 तक का। अब भाई इतना बड़ा घटना हुआ, तो ये जो आए थे ये कौन थे? अफ्रीकी संघ का अभी वाला प्रेसिडेंट तो जानना पड़ेगा, इतना बड़ा घटना है। तो अफ्रीकी संघ के जो अभी के प्रेसिडेंट हैं वो हैं अजाली असौमानी, जो कि यूनियन ऑफ कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं। ये देखिए, जो यहाँ कैमरून लिखा है ना, कैमरून, यही नाम बदल गया, अब ये है यूनियन ऑफ कोमोरोस। तो ये वहां के राष्ट्रपति हैं। इसका मतलब एक चीज और समझ में आना चाहिए कि ये प्रेसिडेंटशिप घूमेगा, लेकिन कोई न कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष ही अभी अफ्रीकन यूनियन का प्रेसिडेंटशिप संभाल रहा है, ठीक ना। तो अजाली असौमानी। अब देखिए, मैगजीन जो निकालता है वो कैसे आपको फुद्दू बनाता है। पहले एगो ये लेख दिया, 4 पन्ना भरा, और उसके बाद उसका मन नहीं भरा, कहे आपसे पैसा लेना है, तो एगो आगे लगाएगा हेडिंग चर्चित व्यक्ति, ठीक ना, उसमें फिर इसका नाम रखेगा, अब फिर फोटो रखेगा, फिर जीवन परिचय लिखेगा। काहेल पैसा के चक्कर में लड़का करियर बर्बाद कर रहे हो जी। यहाँ जानिए न, अब हम इनका जन्म, अता पता, छठाम कहाँ पढ़े थे उससे हमको क्या लेना देना है भाई। हमको केवल इतने जानना है कि भाई आज ये अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष हैं और किस देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं। इसके अलावा हमको क्या जानना नहीं। बिना चर्चित व्यक्ति के चर्चा नहीं होगा। उसी चक्कर में मैगजीन इतना मोटा हो जाता है और आप परेशान हो जाते हैं। अब आइए, अब अफ्रीकी यूनियन का चार्टर क्या था? किसी भी प्रकार के उपनिवेशवाद का विरोध। तो जिस भी देश में अगर सैनिक तख्ता पलट हुआ, प्रजातंत्र के खिलाफ हुआ, उस देश को इसने सख्ती के साथ जो है क्या किया? सस्पेंड कर दिया। ध्यान रखना है, हटा नहीं दिया, सस्पेंड। तो कौन कौन, ये हम बोल रहे हैं कमेंट में कि वो खुशनसीब देश है अफ्रीका का जिसको अफ्रीकन यूनियन से सस्पेंड किया। तो ये देखिए, बुर्किना फासो, ये देखिए यहां पे है, घाना के ऊपर, टोगो के थोड़ा ऊपर, बेनिन के नॉर्थ वेस्ट में, और डी कोटे डिवायरे के नॉर्थ ईस्ट में, अब माली के पूरब में। दूसरा है गैबोन, ये देखिए यहां है एक कोना में छोटा सा देश, गैबोन, कॉन्गो के बगल में। देख रहे हैं ना, बिना मैप के, बिना ज्योग्राफी के इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पढ़ना है। भाग्यलक्ष्मी एकदम नींद पर नींद निकाले जा रही है। चलिए अब आगे देखते हैं, उसका कारण है यंत्र, है ना भाई। अभी खत्म नहीं हुआ है, अगला देखिए, गिनी, देखिए यहीं पर है ये गुआइना,
यहाँ ये देखिए गिनी, अब माली। अब सोचिए बुर्किना फासो, माली, गिनी तीनों निकाल दिया, सस्पेंड है। आगे आइए देखिए उसी के बगल में है नाइजर, मानो वो इलाका है प्रॉब्लम वाला। यही समझना है, सत्ता पलट तख्ता पलट वैसे होता है। ये जो नाइजीरिया देख रहे हैं ना, वहां एक बेहतरीन लेखक हुआ करता था कभी, केन सारोविवा। उसको लिखने में बुकर प्राइज तक मिला था। बस खाली वो सरकार के खिलाफ एगो लेख लिख दिया, उसको बीच चौरा फांसी में चढ़ा दिया केन सारोविवा को। ठीक ना। तो ये बहुत खतरनाक एरिया है, इधर का लड़ाई अलग है, इधर का लड़ाई अलग है। उसके बाद देखिए साउथ सूडान और सूडान में सूडान को अभी निलंबित किए हुए हैं। तो ये हो गया। अब आइए अफ्रीकन कंट्री के ऑब्जर्वर जो 9 देश हैं वो कौन कौन है। तो अमेरिका के, यूएसए के नीचे यहाँ जो वेस्ट इंडियन द्वीप समूह है उसमें है हैती। तो ये हैती जो है वो प्रेक्षक देश है। अगर आप उसको बड़े में देखेंगे तो नीचे यहाँ पर ये नक्शा है। अब आइए दूसरा, इजराइल, ये रहा। ठीक, अभी फिलहाल दोस्त हो गया है इसीलिए विरोध में नहीं बोलना है, और नहीं तो सोचिए असली कैसे कब्जा किया जाता है दूसरे घर में, वो कोई इससे सीखे। ठीक ना। जब ये आया था तब ये इतने सा था, ये सब पूरा जो है ये पैलेस्टाइन था। अब थोड़ा दिन में पैलेस्टाइन खोजेगा कि हम कहाँ हैं, मैंने जिस तरह से घुसते जा रहा है। ये देखिए ना बचा क्या, ये देखिए जेरूसलम भी एकदम बाउंड्री पे चला गया, और नक्शा में तो उसको वाइट कर दिया कि मेरा है, देख लीजिए। ठीक ना। तो जो मेन है वही खत्म, तब उसके बाद ये जो है सबसे लड़ता है, किसी को नहीं छोड़ता है। जॉर्डन से अलग लड़ाई, क्या कहते हैं ये, इसके साथ तो रहना ही है, यही है गाजा स्ट्रिप, यहाँ प्रॉब्लम है। इजिप्ट से अलग लड़ाई, लेबनान से अलग लड़ाई। ये देखिए इसको भी नहीं छोड़ा है, सीरिया में भी घुस गया है, कहा कि बोला देखो जो पीला है वो हमारा है, गोलन पहाड़ी बोलते हैं उसको, गोलान हाइट। तो ये देश भी उसका प्रेक्षक है। अब आइए कजाकिस्तान, ये देखिए यहाँ पे है, ये इसका मैप है कजाकिस्तान। ये पहले रूस का भाग था, यूएसएसआर का, अभी ये अलग हो गया, जो रूस 13 भाग में टूटा। लटाविया, ये देखिए बाल्टिक सागर में यहाँ पर है, ये रहा लटाविया। देखिए ऊपर है एस्टोनिया, फिर लटाविया, फिर लिथुआनिया, बाल्टिक सागर में है। तो लटाविया इसका प्रेक्षक कंट्री है। मैक्सिको, ये है, ये अमेरिका के नीचे, ये रहा मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पश्चिम में। अब आइए पैलेस्टाइन, देख लीजिए यहाँ तो साफे दिख रहा है, जेरूसलम को 2 कह दिया कि आप ईस्ट हैं, हम आधा कब्जा कर लिए, ये जेरूसलम है। ठीक है। तो पैलेस्टाइन, सर्बिया, देखिए ये है सर्बिया, इसकी राजधानी है बेलग्रेड। ठीक ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार में यही भूमिका है, ये सेराजेवो देख रहे हैं, सेराजेवो हत्याकांड से शुरू हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब आइए, अब भाई तुर्की नहीं है वो, तुर्कीये, तो इसीलिए तुर्की ए, ये है टर्की, ब्लैक सी के नीचे, मेडिटेरियन सी के ऊपर। ये यूक्रेन, यूक्रेन जो है इसका मेंबर है, पर्यवेक्षक है। और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ ही जो है छोटा सा कंट्री, सऊदी अरब के पूरब में। तो अभी कैसे खत्म होगा, ये हुआ
अफ्रीकन यूनियन का एक परिचय। अब अफ्रीकन यूनियन का ऑब्जेक्टिव क्या है? वो ऑब्जेक्टिव तो ओएयू का था ना। अफ्रीकन यूनियन का ऑब्जेक्टिव पहला यही है कि अफ्रीकन कंट्री के बीच यूनिटी, कोऑर्डिनेशन बढ़ाना। ठीक ना, एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच यूनिटी रखे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, उसको बढ़ाना। ठीक है। सदस्य राज्यों की संप्रभुता, सोवेरेनिटी, जो मेंबर है उसका सोवेरेनिटी बचा रहना चाहिए। क्षेत्रीय अखंडता, रीजनल यूनिटी भी उनका बना रहना चाहिए, और उनके फ्रीडम की रक्षा करना। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा कॉलोनी आकर के वहां बसा ले, हम उसके पड़ोसी होकर के उसका चेहरा देखते रहे को तो उस पर आक्रमण हुआ है। कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक यूनिफिकेशन जो करना है, उसमें स्पीड लाना, तेजी लाना। पॉलिटिकल करना है क्योंकि अफ्रीकन यूनियन का एक पार्लियामेंट बनाना है। इकोनॉमिक करना है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल बैंक बनाना है, उससे भी एक ही सीमा शुल्क संघ बनाना है। अब आइए, महाद्वीप और उसके लोगों के हितों के मुद्दे पर अफ्रीकी साझा हितों को बढ़ाना। माने कॉन्टिनेंट पर जो पीपुल रह रहे हैं उसका जो कॉमन इंटरेस्ट है उसको जो है हम लोग बढ़ावा देंगे। इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना। महाद्वीप के ऊपर शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना। अभी बताएंगे, इसमें एक फॉर्मूला था इनका, नो गन थ्योरी, कि अफ्रीका में 2020 के बाद गोली नहीं चले आपस में, एक ही देश में जो दो समुदाय लड़ जा रहा है वो नहीं हो। यही है शांति, सुरक्षा और स्थिरता कैसे लाएंगे। एक ही देश में दो दो पैरेलल सरकार चला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अफ्रीकी चार्टर के अनुसार ह्यूमन राइट्स का जो है रक्षा करना, मानवाधिकार का रक्षा करना। अब देखिए कि अफ्रीकन यूनियन में ऑर्गेनाइजेशन कितना है, उसके अंदर कितने ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के अफ्रीकन यूनियन को चलाते हैं। तो पहला है द असेंबली ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। मतलब कि अफ्रीकी यूनियन के जितने भी सदस्य देश हैं उनके हेड, उस राज्य के या उनके जो सरकार है उनका असेंबली, उनका अपना एक असेंबली, क्योंकि अभी ईयू नहीं बना है, तो सम्मेलन, मतलब एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि उसके जितने भी सरकार के हेड होंगे, मुखिया, वो आकर के बैठेंगे और आपस में बातचीत करेंगे। एक्सिक्यूटिव काउंसिल, समझ ही रहे हैं, कार्यकारी संगठन है जो उस पर काम करेगा। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कमिटी, माने हर देश वहां कुछ मेंबर रख देगा जो हमेशा छोटे मोटे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार रहे, तो उसको कहेंगे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कमिटी, अस्थाई प्रतिनिधित्व समिति। स्पेशल टेक्निकल कमिटी, तकनीकी प्रॉब्लम आ सकता है, आप दो देश के बीच में रोड बना रहे हैं तो क्या तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं उस पर विचार करें। पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल, कोई भी ऐसा अगर एक ही देश में आपस में झगड़ा हो जाए, दो देश के बीच में आपस में हो जाए, तो उसको कैसे हम शांत करें, उसके लिए एक पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल। अफ्रीकन यूनियन कमीशन, अभी एक उनका अपना एक आयोग जैसे यूपीएससी। सिविल सोसाइटी थ्रू पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट, अभी फिलहाल एक पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट है लेकिन उसमें सिविल सोसाइटी के लोग बैठते हैं,
संवाद हो, देखें क्या रिजल्ट आता है। और इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल काउंसिल, ये काउंसिल हमेशा इन्हीं 3 मुद्दों पे बात करेगा कि अफ्रीका का इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट कैसे हो, वो आपस में इस तरीके से बात करेगा। आगे अभी खत्म थोड़े हुआ है, संगठन बड़ा है ना, पूरा अफ्रीका देखना। अफ्रीकन कमीशन ऑन ह्यूमन एंड पीपुल्स राइट्स, माने अफ्रीका में मानवाधिकार का अगर उल्लंघन हो, मान लीजिए कहीं कोई सरकार तख्ता पलट के अपने ही देश के नागरिक के साथ जो है मानवाधिकार का उल्लंघन करने लगे, तो आखिर उसको देखने के लिए तो एक कमीशन होना चाहिए। तो उसके लिए एक कमीशन है जिसका नाम है अफ्रीकन कमीशन ऑन ह्यूमन एंड पीपुल्स राइट। इंटरनेशनल लॉ, कोई भी तरह का हम अगर डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी ध्यान में रखना है, उस पर जो है एक कमीशन। एडवाइजरी बोर्ड ऑन करप्शन, अफ्रीका में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि करप्शन इंडेक्स पर नाइजीरिया नंबर 1 आता है, नीचे वाला नहीं, टॉप में। आपको एक उदाहरण बता रहे हैं नाइजीरिया में करप्शन किस तरह का है, कि वहां सरकार मान लिया है कि सरकारी कर्मचारी 10% घूस लेगा, आपको देना पड़ेगा। मतलब वहां एक उदाहरण बता रहे हैं कि जैसे आप अगर टिकट लेने जा रहे हैं रेल में, वहां तो सरकार को बिजनेस करना है, नहीं हो, या चलिए आप एक 7/12 एक नकल निकालना चाहते हैं, तो वहां बोर्ड पर लिखा होगा कि इसका करने का कीमत 10 रुपया, लेकिन अगर 5 रुपया कर्मचारी मांगता है तो दे के आप रसीद ले सकते हैं, भ्रष्टाचार में नहीं आएगा। अब इससे बड़ा करप्शन तो वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा। एक के जगह था जब फिरोज तुगलक को अपना काम के लिए अपने वजीर को घूस देना पड़ा था। इसीलिए कहा जाता है कि तुगलक काल वजीरों के लिए गोल्डन काल माना जाता था। आप सोचिए कि राजा का बात नहीं सुन रहा है, राजा को काम कराने के लिए अपने वजीर को पैसा देना पड़ रहा है, अब क्या बचा उसके बाद, जरा ये सोचिएगा। माना राजा इस काम के लिए नहीं बोल पा रहा है कि तुमको हटा देंगे, उससे अच्छा वो घूस दे काम करा लेना उचित समझा। तब भारतीय इतिहास में एकमात्र राजा है फिरोज तुगलक जो अपना काम कराने के लिए भी घूस दिया था अपने वजीर को। तो जरा सोच सकते हैं कि उसके मरने के बाद तैमूर का आक्रमण काहे न होगा, किस तरह का पॉलिटिकल कंडीशन हम लोग उसमें देख रहे थे। द रीजनल इकोनॉमिक कम्युनिटी और अफ्रीकन पीर रिव्यू मैकेनिज्म। अब आइए जो करंट है वो इसका 2063 एजेंडा क्या है। एजेंडा 2063 ऑफ द अफ्रीका वी वांट, यहां पर है, सॉरी, 1 ऑन द अफ्रीका वी वांट, अफ्रीका क्या चाहता है 2063 में, ये जो है इसका है। ये लगता है डबल डॉट के बदले बेचारा टाइप इससे ओ हो गया है, द अफ्रीका वी वांट, हम क्या चाहते हैं अफ्रीकन, तो क्या चाहते हैं सुनिए। पहले तो कितना प्रोजेक्ट 2063 तक ये पूरा हो जाए। अफ्रीका चाह रहा है इंटीग्रेटेड हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क। खाली सोच के देखिएगा कि कितना खतरनाक चीज भारत जो है अफ्रीका को अपने साथ मिला करके करने जा रहा है। जरा नक्शा निकालिएगा अफ्रीका का। ये इंटीग्रेटेड हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क क्या है भाई, सीधे बुलेट ट्रेन मत सोच लीजिएगा, स्पीड के साथ चलेगा। जितनी राजधानियां हैं अफ्रीका का, कैपिटल कंट्री का, हर एक का कैपिटल दूसरे के कैपिटल के साथ एक स्पीड रेलवे नेटवर्क के साथ जुड़ जाए। ठीक ना। आप सब लोग मैप पर पैनी नजर बना के बैठे हुए हैं, जरा देखिए तो कि अफ्रीका के ऊपर तुर्की है, अफ्रीका के ऊपर तुर्की है नक्शा में, वो रेल शिप कॉरिडोर का हिस्सा है।
इधर से अफ्रीका अपने यहां अगर मजबूत करना शुरू किया, हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क, हम वो जो शिप रेल कॉरिडोर मजबूत कर देंगे, तो इजराइल अफ्रीकन यूनियन का प्रेक्षक है ही, तो खाली जो है पैलेस्टीन क्या कहते हैं इजिप्ट से इजराइल लाना है, इजराइल से ऊपर खाली इजिप्ट में मिला देना है, उतने को उस समय जो है कूटनीति करना होगा, डिप्लोमेसी करना होगा। समझ गए? हमारा माल पहुंच जाएगा अफ्रीका। समझ गए? तो ये जो है ना, यही है जो बार बार कह रहा है, पॉलिटिकली हम आपको यहां नहीं बताएंगे, लेकिन जो कह रहा है मोदी मास्टर स्ट्रोक, तो वो पत्रकार इतना दूर तक नहीं सोच पा रहा है, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक यही है अफ्रीकन यूनियन को मिलाने का पहला, कि वो जो है अपने यहां जिस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन को मजबूत कर रहा है, G20 में हम ये अगर करवा लिए, तो हमको खाली उसको ऐसे करके जोड़ना होगा। नाम लेना ठीक नहीं है, मैंने ठीक का मतलब कि उस सबका क्या नाम लेगा चीन उनका आदमी, वो बोर कहां फेंका जाएगा उसका कहना मुश्किल है, अगर ये सही हो जाए तो। समझ गए? वो बोर जो है बेचारा, उसको बोर के तरह गड्ढा में डाल के चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब आइए दूसरा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, ये है इनका प्रोजेक्ट। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया प्लस इंटीग्रेटेड हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क, जरा बताइए कि उसके बाद हम कितना लाभ उठा सकते हैं, अगर ये कहे कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने से भारत को क्या लाभ होने वाला है। तीसरा, द अफ्रीकन पासपोर्ट एंड फ्री मूवमेंट ऑफ पीपुल, मतलब एक ही पासपोर्ट ये लोग बनाएगा, और वो होगा अफ्रीकन पासपोर्ट, और वो पॉकेट में लेके जैसे अपने चले जाते हैं नेपाल घूमने, और भूटान वीजा नहीं लेना पड़ता है, वैसे ही इनको वीजा नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब कि इन फ्यूचर ये अफ्रीकन वीजा भी जारी करेगा। अभी पहले पासपोर्ट बना रहा है, तो जिस दिन ये अफ्रीकन वीजा जारी करेगा, तब हमारे लिए और कितना आसान हो जाएगा कि एक वीजा पर हम पूरा क्या कहते हैं वहां घूम सकते हैं। चलिए आगे, साइलेंसिंग द गन्स बाय 2020, 2020 तक बंदूक नहीं चलना चाहिए आपस में, शांति रहेगा तभी विकास। यही है अफ्रीका वी वांट, अफ्रीका के लोग क्या चाह रहे हैं। द ग्रैंड इंगा डैम प्रोजेक्ट, इंगा जगह है, जाम्बेजी नदी पर एक बड़ा डैम बनाना है, उससे इनका हाइडल प्रोजेक्ट वाला प्रॉब्लम जो है पनबिजली परियोजना, वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। सिंगल अफ्रीकन एयर ट्रांसपोर्ट मार्केट, मतलब कहने का कि सबका अपना अलग अलग हवाई जहाज नहीं हो, माने कंपनी हो, बट जैसे इंडिया के अंदर आप सभी जगह एक ही ट्रैफिक सिस्टम से चला रहे हैं, उतने ना अफ्रीका है, थोड़ा हमसे बड़ा है, तो पूरे अफ्रीका के अंदर सिंगल अफ्रीकन एयर ट्रांसपोर्ट मार्केट क्यों नहीं खड़ा किया जा सकता है। और अफ्रीकन इकोनॉमिक फोरम, एक अफ्रीकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वही बैंकों की जो बात हो रही है, वो है कि 2063 में अफ्रीका ये चाह रहा है। पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी, और एक ऐसा म्यूजियम बनाया जाए जिसमें इथोपिया का भी संग्रहालय का मेन चीज हो, तो दक्षिण अफ्रीका का भी हो, तो घाना का भी हो, मतलब ये अफ्रीकन म्यूजियम हो, ये इथोपियन म्यूजियम ना हो, समझ रहे हैं, किसी एक देश का। तो ग्रेट अफ्रीकन म्यूजियम जो है वो बनाना है 2063 तक, ये है अफ्रीका वांट। अब आइए, अब देखें, अगर आपको कहे कि अफ्रीकन यूनियन की स्थापना से लेकर आज तक अफ्रीकन यूनियन का अचीवमेंट क्या रहा, ताकि तब ना भारत को क्या फायदा होगा। मान लीजिए खुद लड़ते झगड़ते रहे, तो उससे हमको क्या मिलने वाला है। कितना एंगल से सोच के आपको बना के लाए हैं। इसीलिए
ये हम सोचे कि आपको क्लास में पढ़ा दें, डायरेक्ट यूट्यूब पर डालेंगे, हो सकता है कि वहाँ बोलने का तरीका अलग हो जाता है। वो भले ही ये भी यूट्यूब पर जा रहा है, लेकिन वहाँ जो है बहुत अलग तरीका से होता है, तब भी व्यू आता है। ये अगर वो वाला देखते तो आपको नहीं पसंद आता, इसलिए हम कहे कि इसको क्लास में ही पढ़ा देंगे और आप इसको देख लीजिए। और ध्यान रखिएगा, इसी तरीके का आपको मजा आने वाला है जो हम पर्यावरण में आपसे इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करवा करके बोले हैं पढ़ाएंगे। आईपीसीसी जो है और यूएनएफसीसी वो जो है वो दोनों पढ़ाएंगे मंडे को, तो देखिएगा वो किस तरह से है। अब आइए, पहला अचीवमेंट क्या है? तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अगर ये 18 में ये लोग सब मिलके हस्ताक्षर कर दिया तो एक तरह से मुक्त व्यापार तक पे तो आ गया। ये है पहला अचीवमेंट। चीन के बीजिंग में आर्थिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक परमानेंट मिशन। भाई आपको इसी से समझना है कि मेरा देश, मेरा दोस्त अगर राम है और मेरा दुश्मन अगर महेश है, तो राम महेश से दोस्ती नहीं करेगा, ये बात गलत अगर आप ये सोचते हैं। हाँ, राम महेश के साथ बैठकर मेरा बुराई नहीं करेगा, समझ गए? उनके अपने धंधे हो सकते हैं, उनके अपने बिजनेस हो सकते हैं। ये अगर आप नीति लेकर चलिएगा तो सक्सेस नहीं हो पाइएगा। तो इसीलिए मेरा दोस्त अफ्रीकन यूनियन, लेकिन क्या हम उसके पूरे बाजार को खपा पाएंगे? तो वो अपने बाजार के लिए दूसरे भी देश के साथ संबंध बनाएगा। तो उसी के तहत ये वहां एक परमानेंट मिशन जो है चीन के बीजिंग में रखा। उसके बाद अफ्रीका में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए 2020 में 10 इयर्स में कॉन्टिनेंट में इसके लिए काम किया जाएगा। इस घोषणा को समर्थन दिया गया कि 10 साल के अंदर लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण अफ्रीका में लाएंगे। इस पर सब देश सहमत है। अब आइए, इनकी चुनौतियां क्या हैं? अफ्रीकन यूनियन का करना तो बहुत कुछ चाहता है। सबसे पहला तो यही गड़बड़ है कि जो 7 गो देश को निकाले हैं वहां सत्ता पर असंवैधानिक कब्जा है। तख्ता पलट करके जो है, कहीं सैनिक शासन, कहीं विद्रोहियों का शासन। तो पहला तो ये है कि 55 आप कहने को कह रहे हैं, 7 गो तो बाहर निकाले हैं, तो हकीकत में तो आप 48 हैं। तो आप अगर वो हाई स्पीड रेल बनाना चाह रहे हैं तो अभी इसका 7 देश के राजधानी के साथ गप नहीं हो पाएगा आपका। ये है पहला चुनौती। विधि के शासन की अवहेलना। कई ऐसा देश है जिसका राष्ट्राध्यक्ष तानाशाह के तरह यूज करता है अपने देश में, लॉ को फॉलो नहीं करता है। अरे लीजिए था अब तक। तो क्या देख रहे हैं कि वहां जब ये समस्या है तो ये दिक्कत वहां पर आएगा। और यूएनओ सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबर तो छोड़िए दीजिए, जो टेम्पोररी 10 मेंबर चुना जाता है उसमें भी अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में जितने कंट्री हैं उसके हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन कम है। तो उनके सिक्योरिटी काउंसिल में कौन बात करेगा? अब जरा अपनी बात करें कि गले लगाने का फायदा क्या। माने अफ्रीकन यूनियन को G20 में जो हम शामिल किए तो उसका बेनिफिट क्या? सबसे पहला तो यही है कि समझिए, पूरा अफ्रीका को जिस दिन अफ्रीकन यूनियन की मीटिंग होगी और वो सारे देश आएंगे, उस दिन इस साहब जो है कितनी बार बोलेंगे कि भारत के ही कारण हम लोग G20 में हुए। तो अगर कोई देश अपने साथ नजदीकी संबंध में नहीं भी होगा, दुश्मन नहीं होगा, अगर उतना करीबी संबंध में नहीं भी होगा, तो उनके बीच हमारा संबंध जो है वो मजबूत होगा। ठीक है।
कि साहब यहाँ से आके दिल्ली का जो ये चकाचौंध देखकर गए, अरे इनसे तो ज्यादा ही ना आगे होंगे हम लोग। तो इनको लगा होगा कि भाई अफ्रीका के देश को भारत साथे व्यापार करवा जोइए। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है कई अफ्रीकी देशों के बीच में जो अभी ट्रेड चल रहा है उसमें वृद्धि हो जाएगा। कई देश जो नहीं कर रहा होगा ट्रेड, ये अफ्रीकी यूनियन में इतनी बार अपना नाम बोलेगा कि वो जग जाएगा कि आखिर है क्या। ये कई बार कहेगा कि इंडिया का इकोनॉमी, कारण वो खाली दिल्ली घूमा है। कहेगा कि ऐसा सजा के रखा था, सोचो कितना एक शक्तिशाली इकोनॉमी होगा, हम लोगों को जुड़ना चाहिए। जैसे कल मान लीजिए बीजिंग में अस्थायी मिशन लगाए, वो दिल्ली में लगा, तो उससे क्या होगा कि भारत और अफ्रीकी देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा। अब सुनिएगा हमारा दावा, चूंकि एक तो हम इमोशनल कार्ड खेले कि हमारे कारण जो है वो आना तो उसको था, ये हम नहीं लाते तो अग्रवाल ब्राजील लेकर आ जाता है। लेकिन क्या हुआ कि हम जो लाए, तो हम जब कहेंगे यूएनओ में कि सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप का जिस दिन वृद्धि होगा, अगर हम अपना दावा रखेंगे तो सिक्योरिटी काउंसिल में दक्षिण अफ्रीका से अपना कंपटीशन नहीं होगा। सिक्योरिटी काउंसिल में अगला जो भी विस्तार होगा वो कॉन्टिनेंट वाइड होगा कि 2 अफ्रीका से लेंगे, एक कंट्री एशिया से लेंगे, तो हमको ये 55 देश का समर्थन मिल जाएगा, क्योंकि उस 55 देश के साथ जो है हमको संबंध मजबूत हो रहा है। G20 में हम बार बार मिल रहे हैं उसके अध्यक्ष से। चीन जो अफ्रीका में अपना डोमिनेंसी बढ़ा रहा था, उस पर थोड़ा अंकुश लगेगा। जीरो तो किसी चीज में कोई किसी को नहीं कर सकता है। और हमारा जो नॉन अलाइन मूवमेंट है, आधा से ज्यादा तो मेंबर है उसका, तो अगर थोड़ा बहुत, क्योंकि पीढ़ी बदल गया ना, नेहरू के समय का नाम था, तो थोड़ा बहुत अगर धूमिल हो गया होगा याद, तो फिर से ताजा हो जाएगा और उससे हमारा नॉन अलाइन मूवमेंट को भी जो है मजबूती मिलेगा। अब आइए, यही जो हम समझाए थे, G20 में जो शिप रेल कॉरिडोर है उसको खाली इंटीग्रेटेड हाई स्पीड रेल ट्रेन नेटवर्क से जैसे हम जोड़ेंगे, वैसे ही भारत अफ्रीका का सीधा परिवहन संपर्क रोड से हो जाएगा, मतलब स्थल मार्ग से हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं आप, ये हमको एक जो है मिल रहा है। और G20 में भारत की स्थिति इसलिए मजबूत हुई कि अगर कोई बड़ा अप एंड डाउन नहीं होगा तो जाहिर है कि जिसको आप अपने संघ में शामिल किए वो आप ही के साथ रहेगा ना। तो G20 में अगर मान लीजिए कि जैसे चाइना को इस बार बेनकाब किए, वैसा कुछ करना होगा, तो उस समय अफ्रीकी संघ का आदमी कहीं न कहीं सहानुभूति हमारे प्रति ही रखेगा। तो G20 में भारत और मजबूत हुआ। मान लीजिए अभी G20 में भारत को 9 गो देश का समर्थन हो उदाहरण, तो अब 10 का होगा, तो हम उससे और मजबूत हुए अपनी बात मनवाने में। और अब थैंक यू, खत्म। तो ये आपका पूरा का पूरा अफ्रीकन यूनियन था।